जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम यूपीएसआई लेवल का संविधान पढ़ रहे थे, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और हमने संसद के बारे में देखा था। इसके अगले वीडियो में आज हम संसद की कार्यवाही देखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें, ये हमारी उसी क्रम में 29वीं वीडियो है संविधान की। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड में हम संविधान देख रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि होम गार्ड की वैकेंसी आई हुई और होम गार्ड का बैच भी हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप पे आ चुका। अगर आप चाहते हैं होम गार्ड की तैयारी करना दोस्तों, तो ले सकते हैं, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि जो बच्चे पहली बार जुड़े, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, देखिए हमने ये आपको बता दें कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है। देखिए संविधान 2025 के नाम से संविधान की क्लासेस आपको यहाँ लगी हुई मिलेंगी। सारी क्लासेस जो पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या फिर दोस्तों होम गार्ड की भर्ती जो आई हैं उसके लिए, सभी के लिए ये रामबाण साबित होंगी। इसके अलावा मूलविधि क्लासेस, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया, ठीक है। और मेरे साथियों, जिनको भी चाहिए पीडीएफ वगैरह, ई बुक वगैरह चाहिए, वो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएं, ठीक है। देखिए ये स्टैटिक जीके ई बुक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आपके जो अभी आए हैं दोस्तों होमगार्ड की भर्ती, उसका भी लगभग लगभग कुछ चैप्टर छोड़ के सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जाकर के इसको ले सकते हैं। 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैसे? तो ज्ञान आरबीएल ऐप हमारा डाउनलोड करिए और चले जाइए ई बुक्स वाले कॉलम पे। किस पे? ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखेंगे, ठीक है। ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे दोस्तों तो आपको ये सारी ई बुक मिल जाएगी, जैसे कि मूल विधि की बैच है, ठीक है, और आपको करंट अफेयर की, जनहित याचिका की, इसी तरीके से हिंदी की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल है और ये रही स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ में आप इसे ले सकते हैं। देखिए इतने सारे चैप्टर हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण इतिहास की मिल जाएगी और नीचे जाएंगे दोस्तों तो आपको पॉलिटी की भी ई बुक मिल जाएगी 50 रुपये की मात्र, जो जिससे मैं ये क्लासेस दे रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा होम गार्ड का बैच है, अभी लॉन्च किया हमने, ठीक है। तो इसे ले सकते हैं दोस्तों। संडे तक दोस्तों ये 199 रुपये, उसके बाद दोस्तों 251 रुपये कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं होम गार्ड की तैयारी करना तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरे साथियों, देखते हैं संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही कैसे चलती है मेरे दोस्तों, तो इस पर हम बात करेंगे। देखिए जैसे कि आप पहले स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था दोस्तों कि आपके जो घंटा होते थे ना, बटे होते थे, 1 बजे से आपके हिस्ट्री क्लास होगी 2 बजे तक, है ना। इस तरीके से, उसी तरीके से जो संसद चलती है ना, उसकी भी कुछ कार्यवाही का समय होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। पहला देखिए 11 बजे स्टार्ट होता है सेशन, ठीक है, और 6 बजे तक चलता है, 6 बजे तक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि पहला दोस्तों जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। तो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, ठीक है। फिर दोस्तों 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होगा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 12 से 1 बजे तक कौन सा होता है? शून्यकाल। फिर दोस्तों 1 से 2 बजे तक खाना वाना खाने के लिए लंच हो जाता है, भोजनावकाश, है ना, जैसे कि आपके स्कूल में भी होगा लंच, ठीक है। और फिर विधायी कार्य होते हैं दोस्तों, चौथा नंबर का विधायी कार्य, 2 से 6 बजे तक विधायी कार्य चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डिटेल्ड में इनके बारे में कि भैया प्रश्नकाल तो हमने बता दिया, प्रश्नकाल होता क्या है, कैसे किस तरह से काम करता है, सारी चीजें। चलिए पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, ठीक है। क्या होता है? प्रश्नकाल मेरे दोस्तों समझिए, यहां से क्वेश्चन आते बहुत है, ठीक है। तो प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक रहता है। यह संसद का पहला घंटा या फिर काल होता है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया कि संसद का पहला घंटा और काल क्या कहलाता है, तो प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें होता क्या, देखिए प्रश्न लिखा ही प्रश्नकाल है, तो यानी प्रश्न पूछने का। तो इस काल में सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उसका जवाब देते हैं। मतलब कि जिस विभाग का मंत्री होगा वो उसका जवाब देगा और जो सदस्य होंगे यहाँ बैठे वो क्वेश्चन करेंगे। इस काल में 4 प्रकार के प्रश्न पूछाते हैं। देखिए जो प्रश्न काल है इसमें भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछाते हैं, इनको याद रखिएगा। पहला है तारांकित प्रश्न। क्या? तारांकित। तारांकित मतलब जिन पे स्टार बना होता है, ठीक, स्टार बना दिया था, समझिएगा। मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं? मुख से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। इस पे तारा बना होता है। ये देखिए यूपीएसआई और पेट में भी पूछा गया है कि मौखिक रूप से। मौखिक मतलब देखिए डायरेक्ट आपने मुख से पूछ लिया,
ठीक है, और लिख दिया गया उसको, ठीक है। तो यानी कि मौखिक, यानी मुंह से डायरेक्ट बात कर ली कि भैया बताइए हमारी सड़क काहे नहीं बनी ना, उस तरीके से, मतलब मुंह से, लिख के नहीं, मुंह से, ठीक है। तो उसे हम तारांकित प्रश्न पूछते हैं, और जिसे तारा द्वारा अंकित करते हैं उस पर स्टार बनाते हैं, इसलिए इनको तारांकित प्रश्न पूछते हैं। आपसे पूछेगा जिन प्रश्नों पर तारांकित चिन्ह लगा होता है उसको कैसे कहते हैं, तारांकित प्रश्न। देखिए, उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न कर सकते हैं। ये क्या होता है, पूरक प्रश्न क्या होता है, उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न। यानी कि जैसे आपने दोस्तों, आप सदस्य हैं और मंत्री से पूछा कि परिवहन मंत्री से कि मंत्री साहब हमारे तरफ से जो रोड जा रही है, जो हमारी हाईवे है, वो कब तक बनेगी। तो उन्होंने कहा कि भैया नवंबर से उस पर काम लग जाएगा, नवंबर से काम लग जाएगा ना, मंत्री जी ने क्या बोला, नवंबर से काम लग जाएगा। फिर दोस्तों क्या उसके बाद आप फिर उनसे दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल। जो दोबारा फिर दोस्तों संतुष्ट न होने प्रश्न पूछना, वो पूरा प्रश्न कराता। अब आपके दिमाग में आया, मंत्री साहब नवंबर से तो आप कह रहे हैं, मगर चलेगा कब तक काम। फिर उन्होंने बोला कि भैया हो सकता 1 साल तक लगेगा। अब फिर आपने पूरा प्रश्न पूछ लिया कि मतलब कैसा मटेरियल डालोगे उसमें ना, तो ये दोस्तों पूरा प्रश्न, यानी कि प्रश्न का उत्तर मिला आपको, फिर आपने उस प्रश्न दाग दिया, फिर उत्तर मिला, फिर प्रश्न दाग दिया, यानी कि पूरा प्रश्न। तो तारांकित प्रश्नों में क्या होता है, मुख्य से क्वेश्चन होते हैं और उन्होंने कुछ बताया, फिर आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा तो आपने पूरा प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए कि एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है कोई व्यक्ति। तो एक दिन में दोस्तों, लोकसभा की जब बात होती है, जब लोकसभा में चल रहा होता है, तो कुल 20 प्रश्न दोस्तों किए जाते हैं, मतलब टोटल 20 प्रश्न पूरे लोकसभा में एक दिन में 20 क्वेश्चन किए जाएंगे। और उसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति केवल एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी रखें, एसएससी सीपीओ में पूछा गया, यानी कि लोकसभा की जब बात चलेगी, लोकसभा, तो एक दिन में केवल और केवल दोस्तों 20 ही क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 ही घंटे का तो समय होता है यार। अब 1 घंटे में कितना पूछे जाएंगे ना, तो एक लोकसभा में एक दिन में अधिकतम दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक व्यक्ति केवल एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए। चलिए, वही दोस्तों राज्यसभा में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक दिन में, और एक व्यक्ति यहां पे 3 क्वेश्चन कर सकता है, 3 प्रश्न पूछ सकता है किसी से, ठीक है। समझ गए कि लोकसभा में कुल कितने प्रश्न, अधिकतम 20 प्रश्न, ठीक है। राज्यसभा में 15 क्वेश्चन, और लोकसभा में केवल एक व्यक्ति केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, और राज्यसभा में एक व्यक्ति 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप तारांकित प्रश्न समझ गए होंगे, जो मुख से पूछे जाते हैं, तारा लिखा होता है इसलिए तारांकित बोलते हैं। देखिए, अतारांकी क्या होते हैं, अतारांकी मतलब जिसमें तारा ना बने हो, यूपीएससी में पूछा गया। अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, यानी लिखित रूप से देना होगा, और उसके बाद दोस्तों आप उनसे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे आपने लिख के पूछा कि गडकरी जी हमारी हाईवे कब बनेगी, ठीक है, तो उन्होंने कहे थे भैया नवंबर से काम लगेगा। फिर आप दोबारा लिख कर नहीं भेज सकते भैया नवंबर से कब तक लगेगा या क्यों लगेगा, है ना, वो नहीं कर सकते। केवल एक ही बार आपको लिखित रूप से उत्तर पूछने का अधिकार होगा। और आपको बता दें कि जो अतारांकिक प्रश्न है दोस्तों, वो एक दिन में 230 प्रश्न स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। 230 प्रश्न आप एक दिन में पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 प्रश्न थे, क्योंकि यहाँ पे लिख के देना होता है, जरूर नहीं तुरंत आपको जवाब मिले, ठीक है। तो याद रखिएगा, अतारांकिक प्रश्न इसमें तारा नहीं बने होंगे, ठीक है, और इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाएगा, और इसके बाद आप पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, और एक दिन में 230 प्रश्न ही स्वीकार किए जाएंगे। हाँ, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राष्ट्रपति शासन के समय 25 अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा तो 230 तो आई हैं, 25 और क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, यानी कि 255 क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरे प्रश्न है अल्प सूचना प्रश्न। ये क्या होते हैं, तो इन प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के किसी तात्कालिक विषय से होता है। प्रश्न का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना 10 दिन पहले, 10 दिन से भी कम हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपको बता दें कि इन प्रश्नों का संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक मुद्दे से होता है, मतलब जो कोई लोक महत्व की बात होती है और उसका तत्कालिक काम चल रहा होता, मतलब समसामयिक है वो चीजें, ठीक है। किसी नए मुद्दे पे, अभी हाल ही में चल रहे मुद्दे पे बात होती है, और इस प्रश्न का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको 10 दिन पूर्व, कम से कम 10 दिन पूर्व दोस्तों आपको सूचना उसकी देनी पड़ेगी, भैया ये प्रश्न में पूछने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अगला है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न मतलब प्रश्न के बदले प्रश्न पूछना, जब तक समझ में ना आए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सदन के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन, अधिकतम 21 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं, परंतु अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में 10 दिन कम, ठीक, 10 दिन से कम समय।
ठीक है, यानी अल्प सूचना वाले कि 10 दिन से कम समय में भी आपको सूचना दिए आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब में दोस्तों लिखा है, देखिए सदन में कोई सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले सूचना देना होगा। ठीक है, परंतु अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में 10 दिन से कम में भी पूछ सकते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर इनको किस प्रकार से पहचानते हैं कि कौन सा तारांकित है, कौन सा तारांकित, कौन सा अल्प सूचना है, कौन सा प्राइवेट प्रश्नों की सूची है। तो याद रखिएगा, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट प्रश्नों में प्राइवेट सदस्यों से पूछे प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे। देखिए तारांकित वाला सूची कैसी होती है, हरी होती है। अतारांकित कैसे होगी, सफेद। ठीक है, हल्के गुलाबी कौन से होंगे, अल्प सूचना वाले। और दोस्तों प्राइवेट सदस्यों के प्रश्न जो होंगे वो पीले रंग में छपी हुई होती है ताकि एक दूसरे को अलग दिखे। ठीक है, यानी कि तारांकित वाली प्रश्न की सूची कैसे होगी, हरे रंग की, अतारांकित सफेद होगी और हल्के गुलाबी दोस्तों अल्प सूचना वाली होगी। ठीक, तो इस तरीके से ये क्योंकि अलग दिखे देख करके। ठीक है, चलिए तो हमने प्रश्नकाल देख लिया। अब दूसरा है शून्यकाल। दूसरा घंटा, देखिए दूसरा घंटा क्या है, शून्यकाल। ठीक है, याद रखेंगे शून्यकाल। देखिए 11 से 12 क्या था दोस्तों, प्रश्नकाल था। अब हो गया शून्यकाल। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक चलेगा और याद रखना कि ये भारत की ही देन मानी जाती है, इसको हमने कहीं विदेश से नहीं लिया और 1962 से ये जारी है। ठीक है, यानी क्या होगा, क्वेश्चन देखिए यूपीएससी पूछा गया था, क्या है कि प्रश्नकाल के अंत, यानी प्रश्नकाल जब अंत होगा और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच के मध्यांतर को क्या बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। अगला क्या पूछा गया था, देखिए पेट में कैसे पूछा गया था कि प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समयांतराल को क्या बोलते हैं, शून्यकाल। यानी प्रश्नकाल के जो भी बाद होगा वो शून्यकाल होगा, याद रखेगा। इसमें क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना दिए प्रश्न पूछना, यानी कि इसमें आपको सूचना पहले नहीं देनी होगी, भैया हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तुरंत पूछिए। और शून्यकाल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर मिलता है, यानी कि यहाँ पर सभी सदस्य बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि कोई को बिठा दे जाए, सबको समान मौका मिलेगा, भैया आप बोलिए। और यहाँ पर मौखिक रूप से यानी कि बिना पूर्व सूचना दिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, शून्यकाल कहलाता है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपको पता है लंच होता है ना, सॉरी लंच नहीं, विधायी चर्चा देख लीजिएगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दें 1 से 2 तक लंच होगा। ठीक है, उसके बाद विधायी चर्चा होगा। तो विधायी कार्य क्या होता है, 2 से 6 बजे तक चलेगा। यहाँ इसमें क्या होता है, चर्चा या प्रस्ताव कोई आता है, या लोकसभा में 6 बजे तक और राज्यसभा में 5 बजे तक रहता है, यानी राज्यसभा जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रस्ताव क्या है, तो आपको बता दें प्रस्ताव क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, उसे हम प्रस्ताव बोलते हैं। यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, तो विधायी कार्य में दोस्तों विधायी कार्य होते हैं, मतलब कि कोई भी बिल आएगा, प्रस्ताव आएगा, है ना, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों संसद की कुछ समितियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए तो संसद की अगर मैं समितियों की बात करूं तो पहला है लोक लेखा समिति। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति दोस्तों 1921 में ये बनी थी। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे, 22 सदस्य। कितने, 22 सदस्य होंगे, मगर कि 22 जो सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होंगे, उसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य आएंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भैया कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे, आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 22। उसमें लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, 15, राज्यसभा के 7। ठीक है, तो 15 7 22 हो जाएंगे। अध्यक्ष इसका कौन होगा, तो विपक्षी दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होगा और इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। काम क्या करते हैं, तो आपको बता दें ये समिति कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण करती है तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है। यानी जो कैग देते हैं पूरा लेखा जोखा, उसका परीक्षण करके अंतिम रिपोर्ट संसद तक पहुंचा देती है। तो किसका काम है, लोक लेखा समिति, यानी लेखा जोखा करना। ठीक है, यूपीएससी से पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, याद रखेगा। चलिए उसके बाद प्राक्कलन समिति, क्या मेरे साथियों, प्राक्कलन समिति, याद रखेगा कि प्राक्कलन समिति इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में की गई थी। उस समय इसमें 25 सदस्य थे, परंतु 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यानी प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं,
30 सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और केवल इसमें जो सदस्य होते हैं 30, वो 30 के 30 दोस्तों लोकसभा से आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, यह संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं, सबसे बड़ी समिति यही है। समिति सदस्य कितने हैं? 30, केवल लोकसभा से आएंगे, इसमें राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा। सर्वप्रथम समिति गठन 1950 में किया गया था, याद रखिएगा। इनका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। आपको बता दें कि इस समिति में सरकार का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होगा, यानी सरकार का कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष कौन होगा? सत्तारूढ़ दल का कोई भी सदस्य, ठीक है, जो सत्तारूढ़ दल होगा उसका कोई भी सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। आपको बता दें इसका कार्य क्या है? तो सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति का गठन किया जाता है, यानी सरकार द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति का गठन होगा। और याद रखेगा, लोक लेखा समिति, ठीक है, सीमित लिखा दोस्तों, थोड़ा समिति कर लीजिएगा। लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति की बहन, जुड़वा बहन कौन है? प्राक्कलन समिति, ठीक है। ये क्या करती हैं? तो सरकारी धन के अपव्यय को रोकने के लिए सुझाव देती हैं, इसलिए इसको मितव्ययिता समिति कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सरकारी विभाग होते हैं दोस्तों, वहां पर इनको पैसा खर्च करने में मजा आता है, तो उसको दोस्तों रोकने का सलाह देती है, भैया ये काम ना करिए, आप ये काम इस तरह कर लीजिए, पैसे बच जाएंगे, ये चीजें, ठीक है। चलिए, तीसरी है सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति। सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रमों के समिति की शुरुआत की गई। मूल रूप से इसमें 15 सदस्य थे, जिनमें 10 लोकसभा व 5 राज्यसभा के। हालांकि 1974 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। जैसे दोस्तों प्राक्कलन समिति की थी ना पहले वाली, उस तरह से, सॉरी, लोक लेखा समिति की, वैसे ही सेम इसमें भी सदस्य हो गए 15, 7, 22, ठीक है। तो सार्वजनिक लोक लेखा उपक्रम समिति, आप समझ गए। इनका भी कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है, ठीक। वर्तमान सदस्य कितने? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी 22 सदस्य। कार्य क्या होता है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की 4थी अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्टों और लेखाओं की जांच करना, और सार्वजनिक उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, यानी कैग की रिपोर्ट यदि हो, है ना, यदि कोई हो तो उसकी जांच करना इसका कर्तव्य होता है, ठीक है। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सारी चीजें आपने देख रखी हैं। अब मैं यही कहूंगा दोस्तों कि प्लेलिस्ट में चलिए भैया, सारी चीजें करा रहे हैं, और ये दोस्तों कर लीजिए, स्टैटिक जीके भी कर लीजिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड के लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और होमगार्ड का हमारा बैच भी आ चुका है, अगर आप चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, जो ये पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको 50 रुपए में पूरी ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।